हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई प्लान किया ही होगा और किसी ना किसी वजह से शायद आप कभी वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए होंगे। और यही सेम चीज AEW कंपनी के साथ भी है, क्योंकि गाइज AEW ने अपने कंपनी में कई सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करने का सोचा था, पर किसी ना किसी वजह से AEW के ये प्लान्स लास्ट मोमेंट पर जाकर कैंसिल हो गए। जिन सभी प्लान्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW के ऐसे 10 कौन से प्लान्स थे जो कि आखिरी मोमेंट पर जाकर कैंसिल हो गए। और हमारी इसी लिस्ट में नंबर 10 के ऊपर आती है द नाइटमेयर्स कलेक्टिव। गाइज AEW ने अपने कंपनी की शुरुआत में अपने मेंस डिवीजन में काफी बड़ी फैक्शन द इनर सर्कल इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो फैक्शन तो AEW के मेंस डिवीजन को डोमिनेट कर रही थी, लेकिन AEW के फीमेल डिवीजन में डोमिनेट करने के लिए कोई भी फैक्शन नहीं थी। इसीलिए AEW ने सोचा कि क्यों ना AEW अपने फीमेल डिवीजन के अंदर भी कोई एक फैक्शन लेकर आए जो कि AEW के विमेंस डिवीजन को डोमिनेट कर सके। और इसी आइडिया को आगे ले जाते हुए AEW ने अपने कंपनी में द नाइटमेयर्स कलेक्टिव फैक्शन को इंट्रोड्यूस किया, जिस फैक्शन की लीडर थी ब्रैंडी रोड्स और इस फैक्शन की मसल थी ऑसम कॉन्ग। और मेल और डॉक्टर लूथर ये दोनों ही इस फैक्शन के मेंबर्स थे। जो फैक्शन दिखने में तो काफी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन गाइज AEW इस फैक्शन के साथ काफी बैड क्रिएटिव डायरेक्शन के साथ चल रही थी, क्योंकि गाइज AEW कंपनी में इस फैक्शन का मोटिव था कि AEW के विमेंस डिवीजन के हर एक सुपरस्टार को हराया जाए और उस सुपरस्टार से कुछ बाल अपने साथ लेकर जाए जाए। जिस आइडिया को AEW के सभी फैंस ने क्विकली रिजेक्ट कर दिया और AEW के सभी फैंस की तरफ से इस फैक्शन को काफी ज्यादा हिट मिलने लगी। और अपने फैंस की तरफ से मिलते हुए इतने बड़े बैकलैश को देखते हुए AEW ने फाइनली अपने कंपनी में द नाइटमेयर्स कलेक्टिव फैक्शन को डिसबैंड कर दिया और एक AEW के डार्क शो के ऊपर मेल और डॉक्टर लूथर ने ऑसम कॉन्ग के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद ऑसम कॉन्ग अपने कुछ टीवी शो शूट करने के लिए गई है। और तब से लेकर अब तक ऑसम कॉन्ग AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं आई, पर 2 हफ्ते बाद जब MJF कोडी रोड्स के ऊपर अपने बेल्ट के साथ काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, तब वहां पर कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए ब्रैंडी रोड्स आ गई। और इससे तो ये कंफर्म ही हो गया कि गाइज AEW ने अपने नाइटमेयर्स कलेक्टिव फैक्शन को डिसबैंड कर दिया है। गाइज नंबर 9 के ऊपर आता है द रियल एक्सॉल्टेड वन, क्योंकि जब से AEW कंपनी में द डार्क ऑर्डर ने अपना डेब्यू किया था, तब से डार्क ऑर्डर के दोनों ही मेंबर्स यानी कि स्टू ग्रेसन और इविल उनो ये दोनों ही टीज कर रहे थे कि वो किसी एक्सॉल्टेड वन के लिए काम करते हैं और वो काफी जल्द बताने वाले हैं कि एक्सॉल्टेड वन कौन है। और तब वहां पर काफी सारे स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि एक्सॉल्टेड वन मैट हार्डी हो सकते हैं, पर AEW के बैकस्टेज में AEW ओरिजिनली चाहती थी कि एक्सॉल्टेड वन और कोई नहीं बल्कि द एलीट के फॉर्मर मेंबर मार्टिस क्रल हो, जो कि तब हाल ही में फ्री एजेंट बने थे। और AEW चाहती थी कि AEW मार्टिस क्रल को अपने टेलीविजन के ऊपर द डार्क ऑर्डर के लीडर के तौर पर ले आए, पर तब मार्टिस क्रल सबसे बड़े हॉटेस्ट फ्री एजेंट थे और हर कोई कंपनी मार्टिस क्रल को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहती थी। इसीलिए जब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने मार्टिस क्रल को अपनी कंपनी में AEW कंपनी से भी बड़ा ऑफर दे दिया, तब मार्टिस क्रल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर पाए और मार्टिस क्रल ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिससे कि AEW को अपने प्लान्स में चेंजेस करने पड़े और मार्टिस क्रल के जगह ब्रॉडी ली डार्क ऑर्डर के द एक्सॉल्टेड वन बनकर सामने आए, जो कि मुझे लगता है कि ब्रॉडी ली के करियर का काफी बढ़िया रन रहा। पर गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आता है ब्रॉडी ली का ओरिजिनल डेब्यू। तो गाइज मार्टिस क्रल की डिपार्चर के बाद AEW ने ये मन बना लिया था कि उनके अगले एक्सॉल्टेड वन और कोई नहीं बल्कि ब्रॉडी ली होने वाले हैं। पर ब्रॉडी ली को अपनी कंपनी में लाने के लिए AEW ने काफी सारे प्लान्स पहले से ही सेट कर दिए थे और यहाँ पर AEW चाहती थी कि जब AEW का शो ब्रॉडी ली के होम टाउन में हो, तब ब्रॉडी ली द एक्सॉल्टेड वन बनकर सामने आए, जिससे कि ब्रॉडी ली को AEW कंपनी में काफी तगड़ा ओवेशन मिले और हमें सभी फैंस के जेन्युइन रिएक्शन AEW के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिले। पर इससे पहले कि AEW का कोई शो ब्रॉडी ली के होम टाउन में हो पाता, तभी कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और इसी पैंडेमिक के चलते AEW को अपने सभी शोज कैंसिल करने पड़े और AEW ने अपने सभी डायनामाइट शोज डेलीज प्लेस एरिना से ही ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से AEW का ब्रॉडी ली के होम टाउन में उनका डेब्यू करवाने का प्लान भी कैंसिल हो गया और ब्रॉडी ली का AEW में डेब्यू AEW के फर्स्ट एवर एम्प्टी अरीना शो के अंदर हुआ, जो देखा जाए तो ब्रॉडी ली जैसे सुपरस्टार के लिए काफी डाउनग्रेड था, पर इसके बावजूद भी ब्रॉडी ली ने अपने वर्क के सहारे ये दिखा दिया है कि ब्रॉडी ली कितने बढ़िया सुपरस्टार थे, जिसके लिए रेस्ट इन पीस ब्रॉडी ली। गाइज नंबर 7 पर आता है AEW को अक्रॉस द नेशन जाना, क्योंकि जब से AEW कंपनी बनी है, तब से AEW कंपनी को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर के फैंस के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर के काफी सारे फैंस AEW कंपनी को देख रहे हैं और इनमें से कई सारे फैंस चाहते हैं कि AEW उनके कंट्री के अंदर आकर उनकी
उनके डायनामाइट शोज या फिर उनके डार्क शोज करवाए, और इनमें से एक काफी बड़ा मार्केट यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का है, क्योंकि गाइज इंग्लैंड के अंदर AEW की व्यूअरशिप मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से भी काफी ज्यादा आती है, और इसी वजह से इंग्लैंड के फैंस चाहते थे कि AEW इंग्लैंड के अंदर आए, और AEW ने भी अपना मन बना लिया था कि AEW इंग्लैंड के अंदर जाने वाली है, और इंग्लैंड के अंदर जाकर AEW अपना स्पेशल शो फाइटर फेस्ट 2020 करने वाली थी। पर फिर एक बार यहाँ पर AEW की इन सभी प्लान्स के बीच में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, जिस वजह से AEW को अपने ट्रिप करवाने के सभी प्लान्स कैंसिल करने पड़े। और मैं यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर देना चाहूंगा कि इस लिस्ट के ऊपर आपको कई बार कोविड-19 पैंडेमिक का रीजन सुनने को मिलने वाला है। गाइज नंबर 6 के ऊपर आते हैं AEW के हाउस शोज, जो टर्म अगर आप सिर्फ AEW देखते हैं तो फिर आपको पता नहीं होगा, पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे WWE अपने मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अलावा कई सारे लाइव इवेंट्स अलग अलग शहरों में जाकर करवाती है, जो कि हमें WWE के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिलते, पर ऐसे ही कुछ लाइव इवेंट्स AEW भी अपने कंपनी के अंदर करवाना चाहती थी, जिससे कि AEW के रेसलर्स को रिंग रस्ट ना आए, और AEW के रेसलर्स हमेशा की तरह ही अपने वीकली टेलीविजन डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म कर सके। और इसके ऊपर कुछ अपडेट्स देते हुए भी डेव मेल्ट्जर ने काफी पहले कहा था कि AEW चाहती है कि AEW एक साल के अंदर करीब 20 से 30 लाइव इवेंट करवाए, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर एक लाइव इवेंट, और AEW ने ये करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पर इससे पहले कि AEW अनाउंस कर पाती कि AEW कुछ हाउस शोज करने वाली है, तभी कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, और फिर एक बार कोविड-19 पैंडेमिक के चलते AEW के कई सारे प्लान्स फिर एक बार कैंसिल हो गए। पर अगर AEW दोबारा से ऑन रोड जाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि हमें प्रॉबेबली उस बार AEW अपने लाइव इवेंट्स के अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइज नंबर 5 पर आता है AEW का मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर शो, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक ऐसी आइकॉनिक अरीना है जिस अरीना के अंदर काफी सारे बढ़िया बढ़िया रेसलिंग शोज होते हैं, और जब कभी WWE भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर परफॉर्म करती है तो हमें WWE की तरफ से भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर WWE के शोज के ऊपर काफी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है। और ऐसी ही एक आइकॉनिक अरीना के अंदर AEW अपना फर्स्ट एवर पे पर व्यू डबल और नथिंग 2019 करवाना चाहती थी, पर तभी हमें पता चला कि गाइज मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर सिर्फ WWE को ही अपने शोज रन करने की इजाजत है, और WWE के अलावा और कोई रेसलिंग कंपनी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर अपने कोई भी शो नहीं करवा सकती, जिससे कि AEW का फर्स्ट एवर डबल और नथिंग 2019 पे पर व्यू मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर नहीं हुआ। पर जब मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बगल में ही बार्कलेज सेंटर या अरीना शुरू हुआ, तब WWE ने स्लोली अपना फोकस मैडिसन स्क्वायर गार्डन से बार्कलेज सेंटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिस वजह से WWE और मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर थोड़े फार इश्यूज बढ़ने लगे, और इसी के चलते मैडिसन स्क्वायर गार्डन ने नॉन WWE शोज जैसे कि रिंग ऑफ ऑनर का सुपर कार्ड और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कुछ शोज अपने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर करवाने के लिए हाँ कहा। पर इसके बावजूद जब AEW अपना फर्स्ट एवर डायनामाइट शो फिर एक बार मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर करवाना चाहती थी, तब फिर एक बार WWE ने अपने बीच की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अथॉरिटीज को अपना अरीना AEW कंपनी को इस्तेमाल करने देने के लिए ना कहा, जिस वजह से हमें फिर एक बार AEW का फर्स्ट एवर डायनामाइट शो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर नहीं देखने को मिला। और ये भी AEW का एक प्लान था जो कि WWE के बैकस्टेज पॉलिटिक्स की वजह से कैंसिल हो गया। पर गाइज नंबर 4 के ऊपर आता है AEW का ब्लड एंड गट्स इवेंट, और अगर आपने AEW कंपनी काफी देर बाद देखना शुरू कर दिया है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि AEW अपने कंपनी के अंदर थोड़े फार कुछ स्पेशल डायनामाइट शोज करती है, जैसे कि फाइट फॉर द फॉलन और फाइटर फेस्ट, वैसे ही AEW अपने कंपनी के अंदर साल 2020 में ब्लड एंड गट्स शो करवाने वाली थी। और AEW ने ये चीज पहले अनाउंस कर दी थी कि AEW का मार्च 25 को होने वाला डायनामाइट शो AEW स्पेशल ब्लड एंड गट्स शो होने वाला है, और इस शो का मेन फोकस द एलीट और द इनर सर्कल के ऊपर था, जो दोनों ही बड़ी बड़ी फैक्शंस हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आती हुई दिखाई देने वाली थी, और वो भी किसी नॉर्मल नहीं बल्कि वॉर गेम्स मैच के अंदर। और इस शो के लिए AEW ने अपना बिल्ड भी शुरू कर दिया था, पर फिर एक बार कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से AEW को अपने ये प्लान्स कैंसिल करने पड़े, और हमें ब्लड एंड गट्स के जगह इनर सर्कल और द एलीट का मैच AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू में देखने को मिला, जो मैच तो सच में काफी ऑसम मैच था। पर AEW ने कहा था कि AEW ने अपना ब्लड एंड गट्स शो पोस्टपोन कर दिया है, जिस शो के वापस आने के तो फिलहाल में कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे। गाइज नंबर 3 पर आता है माइक टायसन वर्सेस क्रिस जेरिको का मैच। हाँ गाइज, माइक टायसन पॉप कल्चर में काफी बड़े सुपरस्टार है,
जिन्होंने WWE में भी स्टोन कोल्ड को पॉपुलर करने के लिए काफी ज्यादा मदद की थी और अपने पहले डबल और नथिंग 29 पेपर के बाद अपने दूसरे डबल और नथिंग 2020 पेपर को काफी बड़ी सक्सेस बनाने के लिए AEW ने अनाउंस कर दिया था कि AEW माइक टायसन को अपने शो के ऊपर लाने वाली है, जो कि फर्स्ट एवर TNT चैंपियन को TNT चैंपियनशिप हैंडओवर करेंगे। और उस रात माइक टायसन ने फर्स्ट एवर TNT चैंपियन कोडी रोड्स को TNT चैंपियनशिप तो हैंडओवर कर दी, पर इसके बाद के डायनामाइट शो के ऊपर हमने देखा कि क्रिस जेरिको ने माइक टायसन को कॉल आउट किया और यहाँ पर क्रिस जेरिको चाहते थे कि WWE में जो माइक टायसन ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक किया था तो उस अटैक के लिए माइक टायसन क्रिस जेरिको की माफी मांगे। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर माइक टायसन के आने के बाद हमें माइक टायसन और क्रिस जेरिको के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला और यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी सुपरस्टार ने एक दूसरे की माफी नहीं मांगी। पर इससे यह क्लियर हो चुका था कि AEW तब के उनके आने वाले ऑल आउट पेपर के लिए माइक टायसन और क्रिस जेरिको के बीच में एक मैच प्लान कर रही है। पर तब सरप्राइजिंगली माइक टायसन का स्केड्यूल काफी ज्यादा बिजी था और वो दोबारा से अपने बॉक्सिंग करियर में रिटर्न करना चाहते थे और यही माइक टायसन का स्केड्यूल काफी ज्यादा टाइट होने की वजह से माइक टायसन और क्रिस जेरिको का मैच AEW के ऑल आउट 2020 पेपर में नहीं हो पाया। जो बात क्रिस जेरिको ने ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद अपने एक इंटरव्यू में शेयर की है और माइक टायसन के AEW कंपनी में ना आने की वजह से ही हमें ऑल आउट पेपर में क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच में एक मिमोसा में मैच देखने को मिला था और यहाँ पर माइक टायसन की वजह से AEW को अपने प्लान्स कैंसिल करने पड़े। पर गाइज नंबर 2 के ऊपर आता है द ओसी का AEW कंपनी में डेब्यू। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया कि AEW अपने फर्स्ट एवर डायनामाइट शो की शुरुआत एक काफी बड़े सरप्राइज के साथ करना चाहती थी और इसीलिए AEW अपना फर्स्ट एवर डायनामाइट शो रेसलिंग का काफी आइकॉनिक अरीना मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर करवाना चाहती थी। पर वो प्लान्स भी कैंसिल होने के बाद AEW अपने डायनामाइट शो के ऊपर सभी फैंस के लिए काफी बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही थी, क्योंकि उस समय AJ स्टाइल्स और द ओसी का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था और तब AEW चाहती थी कि AJ स्टाइल्स और द ओसी AEW कंपनी के फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर आकर यंग बक्स और केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर दे और वहीं से AEW कंपनी में AJ स्टाइल्स और केनी ओमेगा के काफी बड़े फ्यूड की शुरुआत हो। पर गाइज WWE भी चाहती थी कि AJ स्टाइल्स उनकी कंपनी छोड़कर ना जाए और इसीलिए WWE ने AJ स्टाइल्स और द ओसी को AEW कंपनी से भी काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट AJ स्टाइल्स और द ओसी मना नहीं कर पाए और AJ स्टाइल्स और द ओसी ने AEW कंपनी के ऊपर WWE कंपनी को चुना और उन्होंने WWE कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया, जिसके चलते AJ स्टाइल्स और द ओसी AEW के फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ पाए और ये सुपरस्टार AEW के फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर ना आने की वजह से AEW को फिर एक बार अपने सभी प्लान्स कैंसिल करने पड़े और हमें फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर इनर सर्कल का बर्थ देखने को मिला। पर गाइज नंबर 1 के ऊपर आता है CM पंक का AEW में डेब्यू। हाँ गाइज, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोनी खान एक रेसलिंग प्रमोटर से पहले एक रेसलिंग फैन थे और टोनी खान ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर टोनी खान कभी आगे चलकर रेसलिंग कंपनी खोलते हैं तो टोनी खान अपने कंपनी के अंदर क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली, कोडी रोड्स, यंग बक्स, केनी ओमेगा और द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को साइन करने वाले हैं और इसीलिए AEW के वीकली डायनामाइट शो शुरू होने से पहले टोनी खान ने CM पंक से मीटिंग भी की थी। पर गाइस तब AEW से बात करते हुए CM पंक ने कहा कि रेसलिंग में रिटर्न करने के लिए CM पंक को काफी तगड़ी सैलरी चाहिए और अगर CM पंक को इतनी बड़ी सैलरी मिलती है तो ही CM पंक अपना रेसलिंग के अंदर रिटर्न करने वाले हैं और अगर पंक को इतनी सैलरी नहीं मिलती तो फिर पंक कभी भी रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न नहीं करने वाले। जो बात CM पंक ने AEW के ऑफिशियल से कही थी और टोनी खान भी एक काफी स्मार्ट बिजनेसमैन थे और वो किसी एक सुपरस्टार के पीछे अपने इतने सारे पैसे नहीं गंवाना चाहते थे, इसीलिए टोनी खान और CM पंक एक काफी अच्छे डील के ऊपर एग्री नहीं कर पाए और ये दोनों ही पार्टीज ने अपने सेपरेट रास्ते चुन लिए, जिससे कि हमें CM पंक का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू नहीं देखने को मिला। पर एक टाइम के लिए AEW भी चाहती थी कि CM पंक AEW कंपनी के अंदर आए और यहाँ पर CM पंक की वजह से AEW को अपने प्लान्स कैंसिल करने पड़े और यही कुछ 10 प्लान्स थे जो कि AEW को अपने क्रिएटिव डायरेक्शंस या फिर किसी और वजह से कैंसिल करने पड़े हैं, जिनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं या आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?